न्यूमेरिकल थर्ड, 3 रेजिस्टेंस 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in series. Find total resistance. बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, RS हमें पता करना है। तो 1 + 2 + 3 = 6 ohm. Numerical number 4. In the above combination is connected to a battery of 12 volt. Obtain the potential difference. बेटा इसी क्वेश्चन में कहा गया कि 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in series with a battery of 12 volt. Find potential across each resistor. बेटा इस पे वोल्टेज, इस पे वोल्टेज और इस पे वोल्टेज बताना है। तो सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट। इन तीनों पे करंट सेम होगा और इन तीनों पे वही करंट होगा जो 6 ओम पे होगा। इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना है? 6 ओम। ट्वेल्व वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस है 6 ओम। तो करंट क्या आ जाएगा? V/R, 12/6, 2 एम्पियर का करंट है। इस पे भी 2 एम्पियर, इस पे भी 2 एम्पियर, इस पे भी 2 एम्पियर। नाउ R = 1 ohm, करंट = 2 एम्पियर, तो वोल्टेज होगा IR। तो 2 × 1 2 वोल्ट। फिर R = 2 ओम ले लीजिए। अब लीजिए R = 2 ओम। इस 2 ओम के लिए करंट है 2 एम्पियर, तो वोल्टेज हो जाएगा 4 वोल्ट। नाउ R = 3 ओम, इसमें भी करंट है 2 एम्पियर, तो V = IR, 6 वोल्ट। तो 12 वोल्ट की सप्लाई में से 6 वोल्ट आ गया यहां, 4 वोल्ट आ गया यहां और 2 वोल्ट आ गया यहां। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वही एक ही चीज है बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप कह लो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस कह लो। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 5, हमारे पास 3 रेजिस्टर हैं, 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम, और कनेक्ट है पैरेलल में।
2 ओम, 4 ओम और 5 ओम कनेक्ट है पैरेलल में। टू ओम, फोर ओम एंड 5। ठीक है। इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट, ये पूरा कॉम्बिनेशन कनेक्ट है 20 वोल्ट की एक बैटरी से। ठीक, आपसे पूछा गया है करंट इन ईच रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट। आपको हर रेजिस्टेंस में करंट बताना है, उसके बाद टोटल करंट बताना है। तो ये पैरेलल फॉर्म है, 1/RP हो जाएगा 1/2, 1/4, 1/5। तो 1/RP हो गया 20 LCM, 10 + 5 + 4। तो RP आ गया 20/19 ओम। ठीक है। वैसे हमें इसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि ये पूछा गया है आपसे क्या, डिटरमाइन द करेंट एंड टोटल करेंट। टोटल करेंट निकालने में काम आ जाएगा ये, वैसे इसकी जरूरत थी नहीं। क्यों नहीं थी? ये तीनों पैरेलल फॉर्म में है, तीनों पर वोल्टेज कितना रहेगा 20 वोल्ट। फॉर R = 2 ओम, V इक्वल है 20 वोल्ट, तो I इक्वल हो जाएगा V/R, 20/2 10 एम्पियर। इसी तरह 4 पे निकालिए और 5 पे निकालिए जल्दी से। ठीक है। R इक्वल 4 ओम, V इक्वल 20 वोल्ट, तो I इक्वल 20/4 5 एम्पियर। इसके बाद 5 ओम पे I इक्वल V/R 4 एम्पियर। नेट करंट क्या हो जाएगा? टेन + 5 + 4, 19 एम्पियर। चाहे यहां से निकाल लीजिए नेट करंट, चाहे यहां से निकाल लीजिएगा। यहां से भी I इक्वल
V बाय R। तो अभी करंट को किससे बेटा, हाँ हाँ, चाहे कैपिटल आई लिखो चाहे स्मॉल आई, डजंट मैटर। न्यूमेरिकल नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा ये बताओ, एक वायर का रेजिस्टेंस है 16 ओम, 16। हम उसके 4 इक्वल पार्ट कर दें तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 4। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, a wire of uniform cross section and length L has a resistance 16 ohm. वायर का रेजिस्टेंस है 16 ओम। इट इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट 16 by 4, that is 4 ohm. अब सुनना, each part is stretched to length L। बेटा ये जो वायर था 16 ओम का, इसकी लेंथ थी L। आपने वायर के 4 पार्ट किए, हर पार्ट का रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम। अब आपने हर पार्ट को खींचा और वापस लेंथ कितनी कर दी? L। हर पार्ट की लेंथ जो कि L बाय 4 हो चुकी थी, उसे खींचकर लेंथ कर दी गई L। इज इट क्लियर? लिखिए इसे, लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज L बाय 4 ठीक। लेंथ ऑफ ईच पार्ट L बाय 4 है। अंग्रेजी हटा दो, व्हाट्सएप पे आ जाओ। लेंथ ऑफ ईच पार्ट L बाय 4 है, जिसे स्ट्रेच करके L किया है। लेंथ को स्ट्रेच करके क्या किया? L। तो ईच पार्ट का रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाता बेटा? पहले ये बताओ, हमने लेंथ को कितने टाइम्स इंक्रीज किया है? 4 टाइम्स। दैट इज 4 टाइम्स। ठीक। जब भी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो नया रेजिस्टेंस होता है n² टाइम्स ऑफ R1, पुराने रेजिस्टेंस का n² टाइम्स। n क्या है? 4, यानी कि 16 टाइम्स ऑफ R1।
ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, चाहो तो मैं दोबारा बता दूं, दोबारा सुन लो। जैसे एक वायर है जिसकी लेंथ है एल, इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, लेंथ है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉर्क। अब अगर उसकी लेंथ को आपने खींचकर n टाइम्स कर दिया तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a बाय एन हो जाएगा। लेंथ डबल करते हैं तो एरिया हाफ हो जाता है, तो R2 क्या आएगा, m l अपॉन एन ई स्क्वायर, ए की जगह a बाय एन इंटू टॉर्क। एन ऊपर जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉर्क, इस पूरे की जगह आ जाएगा R1। तो नया रेजिस्टेंस हमेशा R2 इज ऑलवेज एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1 होता है। इज इट क्लियर? तो फिर R2 नया रेजिस्टेंस क्या होगा, एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1, यानी कि 16 टाइम्स ऑफ 4 ओम। हर पार्ट का रेजिस्टेंस अब हो चुका है 64 ओम, जब आपने उसे खींचकर उसकी लेंथ 4 टाइम्स कराई तब। अब क्या किया, नाउ ऑल पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इन सारे चारों पार्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो 1 अपॉन आरपी क्या होगा, 1/64, 1/64, 1/64 एंड 1/64 ऐड हो जाएंगे। 4/64 मतलब, तो कुल मिला के आरपी आ जाएगा 16 ओम। बताइए, कहीं कोई जरा सी भी दिक्कत? बताइए बेटा, कोई दिक्कत कहीं? नहीं बे, बोर्ड वाले का लिख पाएंगे, ये तो अपनी घर की लैंग्वेज है, बोर्ड में अलाउ नहीं है। आगे चले, अगला क्वेश्चन आपकी जान पहचान का है, इनफाइनाइट स्टेप वाली लैडर। क्वेश्चन नंबर 7, बुकलेट में 8 लिखा हुआ है, 7 कर लेना उसे। यहां है ए पॉइंट, यहां है बी पॉइंट, ये है लेडर। रेजिस्टेंसेस है 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। अगला स्टेप लगाया, उसमें भी 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। फिर अगला स्टेप लगाया, इस तरह से इनफाइनाइट तक स्टेप्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि इस एक स्टेप को छोड़कर
बाकी पूरी लैडर का रेजिस्टेंस एक्स है। एक स्टेप को छोड़कर बाकी पूरी लैडर का रेजिस्टेंस एक्स है। तो ये जो नया सर्किट बनेगा, इस पूरे की जगह क्या लग जाएगा, यहां एक्स। तो ये जो नया सर्किट बनेगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी एक्स ही होगा, क्योंकि इनफाइनाइट स्टेप्स में से एक स्टेप कम भी करोगे तो भी नेट रेजिस्टेंस पर कोई चेंज नहीं आता है। भाई कोई चीज इनफाइनाइट तक गई है, उसमें एक स्टेप ऐड करो चाहे एक स्टेप कम कर लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर इस पूरी लेडर का रेजिस्टेंस एक्स था, तो एक स्टेप छोड़कर बाकी जो नेटवर्क बना है, इस पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस भी एक्स रहेगा। देख लीजिए इतनी चीज, ताकि एग्जाम टाइम पे आपको याद रहे ये चीज। अपनी लैंग्वेज में जैसे लिखना चाहें लिख सकते हैं आप। देखिए, इनफाइनाइट स्टेप्स की लेडर में अगर एक स्टेप कम कर दें तो भी नए नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स ही रहेगा। तो हमें गिवन हो गया कि इस पूरे नेटवर्क का नेट रेजिस्टेंस अभी भी कितना है, एक्स। ठीक है, अब शुरू करते हैं। यूनिट ओम, ये दोनों बेटा पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होगा, आरपी इक्वल R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। नया सर्किट जो बनेगा, ए टू बी, यहां 1 नीचे 1 और यहां एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब क्योंकि ये सीरीज में है, तो नेट रेजिस्टेंस इक्वल होगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स।
हमें मालूम है नेट रेजिस्टेंस x है, तो x इक्वल 1 + 1 2 x अपॉन 1 + x। फटाफट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। ये एलसीएम ले लिया, जैसे चाहो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। एक मिनट बेटा, वेरी गुड। क्या बनी बेटा इक्वेशन बोलना? तो फैक्टर तो होंगे नहीं, a1 b-2 c-2, तो x इक्वल -b ± अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है किरचॉफ्स लॉ। काफी अलग चीज है ये, जो भी आ जाए बेटा कर लेना सॉल्व। हाँ, 1 ± √3 अगर आ रहा है तो केवल प्लस लेंगे, माइनस नहीं लेंगे। √3 की वैल्यू रख देंगे 1.732, आंसर आ जाएगा। चलिए उसी पे आते हैं आगे। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है बेटा। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? कितना था? 2.732। आपसे कहा गया इफ this circuit is connected by a battery of supply voltage 12 volt with internal resistance 0.5 ohm, then find current। बेटा देखिए ध्यान से, इसको मैं ऐसे बना रहा हूं। ये रहा एक रेजिस्टेंस 2.732 ओम, ये लगा है सेल, सेल का वोल्टेज है 12 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाते हैं, देखो सेल के बगल में ऐसे लगाते हैं और फिर इस पूरे को डॉट डॉट करके ऐसे बंद भी किया जाता है कायदे से। तो ये हो गया सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम।
तो अब अगर मैं नेटवर्क की बात करूं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2.732 प्लस 0.5, तो 3.232 ओम। हमसे पूछा गया है करंट V बाय R। V की जगह 12 अपॉन में 3.232। सॉल्व कर लेंगे इसे। बेटा सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है वो करंट के रास्ते में रुकावट जो देता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा सेल के बगल में लगाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम किरचॉफ लॉ पे। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग। हाँ बेटा बोलिए। कोई कुछ पूछ रहा है? किरचॉफ्स लॉ। पहला लॉ तो बहुत सिंपल है बेटा। घर में जो प्लग पॉइंट होता है, प्लग पॉइंट, उसे कहते हैं जंक्शन। जंक्शन का मतलब वो जगह जहां से कोई भी ट्रेन आ जाए और कोई भी ट्रेन चली जाए। मतलब जहां कोई भी करंट आ जाए और कोई भी करंट चला जाए, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। जैसे ये प्लग पॉइंट है एक, थ्री वे प्लग आपने शायद देखा हो कि एक ही में 3 प्लग लग जाते हैं, उसे कहते हैं जंक्शन। जब हम इसमें टेस्टर लगाते हैं, टेस्टर, तो एक में बल्ब जलता है, एक में बल्ब नहीं जलता। एक को कहते हैं न्यूट्रल, दूसरे को कहते हैं फेज, PHASE, फेज। जब हम इसमें कोई प्लग लगाएंगे तो प्लग का ये वायर है, एक का काम होता है करंट को लेके जाना और दूसरे का काम होता है करंट को वापस लाना। जो करंट जंक्शन से दूर जाता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। किरचॉफ लॉ का स्टेटमेंट है ये। और जो टुवर्ड्स द जंक्शन आता है वो करंट हमेशा नेगेटिव होता है। इसका मतलब जंक्शन पर करंट्स का एल्जेब्रिक सम हमेशा कितना रहेगा? 0। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जितना चार्ज जाएगा उतना ही वापस आएगा, यानी कि जितना करंट जाता है उतना ही वापस आता है। तो जंक्शन पर जितने भी करंट्स मिलेंगे उनका एल्जेब्रिक सम हमेशा रहेगा 0। ये स्टेटमेंट है किरचॉफ लॉ का। फिर सुनिए, एट एनी जंक्शन algebraic sum of all the currents remain
0. On applying this law, current going away from the junction are taken as positive and current coming towards the junction are taken as negative. एक मिनट देखे दे रहे, हो सकता है हम गलत बोल रहे हो, एक मिनट। जो जंक्शन की साइड आएगा, करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन टेकन एज नेगेटिव। ओके ओके, अवे फ्रॉम द जंक्शन टेकन एज नेगेटिव एंड कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव। तो फाइनली एल्जेब्रिक सम हमेशा क्या रहेगा? 0। मैं अब बुकलेट में बेटा डायग्राम में करेक्शन कर लीजिए, ये वाला डायग्राम बना लीजिए। बना लिया? आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये लॉ, फर्स्ट लॉ, किस फिजिकल क्वांटिटी के कंजर्वेशन पे बेस्ड है? तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये स्पेशली याद रखना। यहां तक समझ में आया? बेटा करंट एक्चुअल में क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। सिग्मा बेटा सबमिशन का साइन होता है, एल्जेब्रिक सम। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब जितना चार्ज गया उतना ही चार्ज वापस आएगा। एक रेड वाला वायर चार्ज को लेके जाता है तो ब्लैक वाला वायर चार्ज को लेके आता है। अर्थिंग वायर होता है वो, तो पूरी सप्लाई जहां पे जाके अर्थ में मिलती है वो अर्थिंग वायर होता है, ताकि कभी अगर एक्सेसिव करंट या कुछ हो जाए तो वो सब कहां चला जाएगा? चार्ज अर्थ में। ये क्लियर है? अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आता है वो देखो। ये बनाया एक जंक्शन, और इसमें बना दिए बहुत सारे वायर्स। ये बना दिए बहुत सारे वायर्स। कुछ वायर्स से करंट बाहर जा रहा है, कुछ वायर्स पे करंट अंदर आ रहा है। ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन करंट आई। ये हमें निकालना है। तो बेटा आई कैसा होगा? पॉजिटिव, तो वर्ड्स द जंक्शन है। 6 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 5 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव, इक्वल में 0। एल्जेब्रिक सम रहेगा 0। कितना हो गया ये? 6 और 5 11। 11 में से 9 कम कर लीजिए तो कितना बचा? 2, इक्वल में 0। तो आई इक्वल आएगा -2। -2 की जगह हम कोई डिजिट चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि हमने अपने मन से दिया क्वेश्चन, इसलिए माइनस में आ रहा है।
अदरवाइज आएगा प्लस में। कोई एक डिजिट चेंज कर ले रहे, इसका एरो चेंज कर दे रहे, इसका एरो चेंज कर दिया तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या आएगा, 6 4 10 2 12 15, 15 में से 5 कम हो गए, -10 इक्वल 0, तो आई इक्वल 10 एम्पियर। कुछ इस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाता है किरचॉफ लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन में, फर्स्ट लॉ में, सॉरी। अब सेकंड लॉ क्या है वो देखो। हाँ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है ये बेटा, इसे कहते हैं दो बुकलेट अगर आप लिए हो तो उसमें लिखा है जंक्शन रूल, इसके बाद आएगा लूप रूल। सेकंड लॉ लूप रूल। अब सबसे पहले तो लूप होता क्या है वो समझो। जैसे ये एक सर्किट बना रहा हूं मैं, ये बना, यहां रेजिस्टेंस R1, यहां R2, ये सेल लगा है, सेल का वोल्टेज को कहते हैं EMF, E। ठीक है, ये सेल मान लो 12 वोल्ट का है, तो कुछ वोल्टेज यहां आएगा A से B के बीच में, कुछ वोल्टेज होगा C से D के बीच में। ठीक है, अब ये जो बना है ये ABEF, इसे कहते हैं क्लोज लूप। ये होता है क्लोज लूप। एक लूप ऊपर है, एक लूप नीचे है। लूप मीन्स एक बंद सर्किट जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो। यहां से हमने करंट फ्लो कराया मान लो 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, तो यहां आके ये जंक्शन है, जंक्शन में आके क्या होगा, उस करंट के दो पार्ट हो जाएंगे, एक ऊपर जाएगा एक नीचे। यहां I1 तो यहां I2, I1 पहुंचेगा F पर, I2 भी पहुंचेगा F पर। F है जंक्शन, यहां से करंट ब्रेक हुआ था, यहां पे करंट मिल गए, मिलकर वापस करंट आ जाएगा I। ठीक है, तो इस क्लोज सर्किट को और इस क्लोज सर्किट को कहते हैं लूप। नहीं, ये जंक्शन नहीं है। जंक्शन वो होता है जहां से करंट या तो ब्रेक हो जाए या जहां आके करंट मिल जाए। डेफिनेशन लूप की नहीं। अब लूप रूल होता क्या है वो देखो। अकॉर्डिंग टू लूप रूल, एक लूप में जितने भी पोटेंशियल होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, उन सबका एल्जेब्रिक सम हमेशा 0 रहेगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं बात करूं लूप ABFE की, तो इस क्लोज्ड लूप में वोल्टेज ड्रॉप एट R1
यहां वोल्टेज क्या होगा बेटा, V इक्वल आई आर होता है, तो वोल्टेज होगा I1 R1। उसके बाद इस पूरे लूप में एक और वोल्टेज है E, सेल का वोल्टेज, जिसे हम कहते हैं EMF, प्लस E इक्वल हमेशा क्या रहेगा, 0। एक लूप में जितने भी वोल्टेजेस होते हैं उनका एल्जेब्रिक सम हमेशा 0 होता है। ये बात समझ में आई? बताइए। दूसरे लूप की बात करूं अगर, तो लूप CDFE, इस लूप में वोल्टेज क्या होगा, I2R2 प्लस, इसमें भी सेल कॉमन है, E इक्वल में क्या रहेगा, 0। तो इसे कहते हैं लूप रूल। दिस रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अंडरलाइन कर लीजिएगा बुकलेट में, दिस लूप इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये लूप लगाने का बेटा, ये रूल अप्लाई करने का एक तरीका है डायरेक्शंस का, वो हमें अब समझना होगा। जब भी किसी क्लोज लूप में आप किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे वो सुन लो, बस लास्ट टेस्ट के बाद ऑफ हो जाएगा। देखिएगा बेटा, मान के चलिए है 2 ओम, ये लगा है सेल, सेल है 20 वोल्ट का, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का। हमें इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है, तो किरचॉफ लॉ अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एक एंटी क्लॉक बनानी होती है। लूप के अंदर एक एंटी क्लॉक, ये बना दी। अब अगर एंटी क्लॉक का पाथ और करंट का पाथ अपोजिट डायरेक्शन में है, याद रखिएगा, हमारा पाथ जो एंटी क्लॉक हमने बनाई उसका, अच्छा, एंटी क्लॉक में इस साइड को इससे कंपेयर करते हैं, इस साइड को इससे, इस साइड को इससे और इस साइड को इससे। तो ये जो 2 एम्पियर है इसका पाथ और हमारी एंटी क्लॉक का पाथ जब अपोजिट होगा तब हम आई आर, अरे यार 2 इसे 3 लिख लेते हैं, तब हम आई इंटू आर पॉजिटिव लेंगे। जब पाथ अपोजिट होगा तब हम आई आर, ये जो आई आर था ये कैसा लेंगे, पॉजिटिव। बुकलेट में करेक्शन है, उल्टा लिखा हुआ है। जब हमारा पाथ और करंट का पाथ अपोजिट होगा तब आई आर पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज नेगेटिव। अब बात करें ई की, सेल की, तो अगर हमारा पाथ
ये जो था एंटी क्लॉक, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा है। अगर हमारा पाथ जो हमने बनाया है एंटी क्लॉक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है, तो ईएमएफ भी पॉजिटिव लेंगे, मतलब प्लस का आएगा 20 और इक्वल में रहेगा 0। न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, कोई एक चीज मिस कर देंगे, जैसे यहाँ आई लिख दिया हमने, तो ये हो जाएगा I इंटू 3 प्लस 20 इक्वल 0, करंट निकल आएगा। रूल लगाना नहीं बेटा, बुकलेट में नीचे देखो मेथड ऑफ अप्लाइंग, पाथ अगर नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है तो ई पॉजिटिव लिखा है,